चलिए आज हम देखते हैं प्रेमबल। आज जो वीडियोस आएंगी वो उसके दो पार्ट हैं। एक तो है प्रेमबल, ये आज मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरा है जो जितने भी आपके आर्टिकल हैं अप टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1 से लेके 51A तक, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि ये है ना, यहाँ से अब अपना मेंस का स्टार्ट होता है, तो 1 बाई 1 हम अच्छे से इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रेमबल ऑफ इंडिया। जो हिंदी वाले हैं आप डाउनलोड करके एक बार रख लेना, ठीक है। कहीं भी सर्च करोगे मिल जाएगी। तो प्रेमबल ऑफ इंडिया स्टार्ट होती है, एक एक वर्ड को आपको इसको पूरा याद करना है, यहाँ से लेके इसको एकदम नीचे तक, ये याद होना चाहिए आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको इसके सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, इसका रिलेवेंस। मेंस में यहीं से पूछता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। वी द पीपल एक यूएन का चार्टर है, वो भी वी द पीपल से स्टार्ट होता है, हम भी। तो हम में ये सिमिलरिटी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वी द पीपल मीन्स हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो हम जो भारत के लोग हैं, हमने इसको बनाया है। तो जो सोवरेन पावर है, जो इवेंचुअली जो सबसे बड़ी सत्ता है, वो किसके हाथ में है, पीपल ऑफ इंडिया। इसी से इस्टेब्लिश हो जाता है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। ऐसे ही आप एक चीज़ समझो, देखिए हम लोग हैं, हम लोग हैं, पीपल हैं। हमने क्या किया, हमने बताया, कुछ लोगों से बनवाया क्या, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्ट वगैरह हैं, कुछ पावर दी गई, पावर दी इसने। पावर किसको दी, कुछ लोगों को ही पावर दी, जैसे पीएम सीएम ये सब बने, ठीक। वो हम पे रूल करते हैं और हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो इवेंचुअली देखिए, हमने बोला, हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी पावर, पावर से चलता है हम पे जितनी रूलिंग हो रही है। तो सिंपली आप एक चीज़ समझिए कि जो कुछ भी है सबसे ऊपर हम ही हैं, हम भारत के लोग। कोई सरकार हम पे रूल कर रही है तो वो हमारी मर्ज़ी से, मर्ज़ी नहीं होगी तो हटा देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए। अब आप एक चीज़ और समझो, हम लोगों को समझ में आया कि यार हमें ज़रूरत है सपोज़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, नारी शक्ति की एग्जाम्पल लेना इसको। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उन पर प्रेशर बनाएंगे, वो संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान पावर देगा कुछ लोगों को, वो फिर 33% रिजर्वेशन देंगे हमें ही। तो एक रूल के तहत हम अपने लिए काम कराते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens। सबके मतलब समझो, देखिए हमें भारत को क्या बनाना है, किस चीज़ की हमने रिजोल्व ली है, सोवरेन, संप्रभु। संप्रभु यही होता है, संप्रभु। तो संप्रभु का मतलब क्या है कि हमारे जो भी डिसीजन होंगे वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से नहीं आएंगे, है ना। ट्रम्प बोल देगा कि आपको ये करना है तो हम वो नहीं करेंगे, हमारे इंटरेस्ट में होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एक तो हमें ये आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे जो भी हमने मीन्स सोचा है वो हम अपने देश में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये भी एक संप्रभुता में आता है। तो संप्रभुता दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सोवरेनिटी। अब इसी में आ जाती है क्या, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, क्षेत्रीय संप्रभुता। मतलब क्या कि ये इंडिया है और इंडिया पूरा इंडिया ही है, ठीक। आप अगर ये वाला पार्ट कोई यहाँ पे घुसना चाहे तो हम उसको ना तो आने देंगे, और हम भी चाहें कि ये वाला पार्ट हम चलिए बंगाल को, इसको बांग्लादेश को दे देते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, हम इसको भी नहीं देंगे। ये हमारी संप्रभुता है। तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी, इसके लिए देखिए चाइना ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की, तो हमने जो डोकलाम है, डोकलाम विवाद हुआ,
गलवान में घुसने की कोशिश की तो हमने गलवान में रोका, गलवान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही पाकिस्तान इधर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है JNK में, तो हम वहाँ पे प्रोटेक्ट रखते हैं। खालिस्तान मूवमेंट को, आंदोलन को एक तरह से हवा देता है, तो हम उसको भी रोकने की बात करते हैं। तो हम अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी बनाए रखते हैं। तो समझ में आया क्या है सोवरेनिटी? एग्जाम्पल कभी भी पूछेगा यहीं से लिखना। अब दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। ठीक, समाजवादी। तो समाजवादी क्या है? देखिए, समाजवाद, समाजवाद कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पे एक तरह से सरकार का कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, और सरकार उस रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी कि सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब हुआ क्या था, देखिए, ये मैं बताऊंगा आपको ये कब ऐड किया गया, लेकिन समाजवाद, आप देखो जवाहरलाल नेहरू ये थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ थे, जो कम्युनिस्ट हैं उनकी तरफ थे, और वहीं से आइडियोलॉजी निकलती है आपकी सोशलिज्म की। जो थोड़े से लिबरल कम्युनिस्ट रहते हैं वो समाजवाद को बोलते हैं कि भाई जितने भी संसाधन हैं उस पर सरकार का हक होना चाहिए, सरकार तय करेगी किसको क्या देना है, और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सबको सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। कोई ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब हो जाए, वैसा नहीं होना। तो ये देखिए बात सही है, हमारा नेचर भी है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आप इसको मनरेगा हमने स्कीम चलाई, तो उसमें क्या था कि हम लोगों को 100 दिन के लिए काम देंगे, चाहे उन्हें कुछ आता हो या नहीं आता हो, गड्ढा खोदेंगे उसको फिर से भर देंगे। तो क्या है, हम पैसे दे रहे हैं, लिटरली पैसे दे रहे हैं बस, और कुछ थोड़ी है इसमें। ऐसे ही हमने स्टार्ट की सपोज 2015 में मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। तो इसमें क्या है, हम पैसा ही तो दे रहे हैं। हमने जनधन, आधार, मोबाइल ये सब खोले, अकाउंट खोले, उसमें क्या है, हम DBT दे रहे हैं 500 रुपये, है ना, किसी भी परेशानी में। तो कोई काम के बेस पे थोड़ी दे रहे हैं। समाजवाद हमारा नेचर है, इसलिए दे रहे हैं। आप देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हम क्या कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं पर यूनिट हर महीने। तो क्यों दे रहे हैं भाई, है ना? कुछ लोग क्या सरकार के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वो पैसे दे? नहीं, हमारा जो नेचर है एज ए स्टेट वो यही है। और देखो आप, जितनी भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सब इसी से बेस्ड है। आत्मनिर्भर भारत, इसमें क्या था, हम माइग्रेंट वर्कर को, बाकी सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे थे। ऐसे ही पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए। तो ये सब समाजवादी हमारा दृष्टिकोण है कि ठीक है, अमीर तो पैसा कमा ही रहा है, अमीर टैक्स देगा, उस टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होगा हम आपको अनाज में या अनाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चल रहा है। लेकिन ये तो आपको लिखने के लिए है, एक काउंटर आपके पास होना चाहिए कि हम क्या समाजवादी हैं? तो नहीं, हम समाजवादी नहीं रहे हैं इन ट्रू सेंस। क्योंकि जब से 1990s में LPG रिफॉर्म हुए, आपको पता है कि दुनिया 2 भागों में थी। एक तरफ था USSR रशिया, दूसरी तरफ था USA अमेरिका। पूरी दुनिया इसमें बटी हुई थी जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये ख़त्म हुआ 1990s तक, 1990s तक। अब होगा क्या, USSR कोलैप्स कर जाएगा, USA जीत जाएगा। अब USA क्या था, एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, पूंजीपति का देश था। तो हम भी एक तरह से इसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन होंगे, और हम भी अपने यहाँ क्या करेंगे, LPG रिफॉर्म कर देंगे, अपना मार्केट खोलते जाएंगे। तो जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हुआ, जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होता चला गया। ये खाई बढ़ती चली गई। आज तक ये चीज़ चल रही है। आपने अभी करंट अफेयर पढ़ा होगा कि देखिए स्पेस में हमने क्या किया है, 100% FDI कर दिया है। डिफेंस में भी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100% कर दिया है। मीन्स प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ पे अपना काम कर सकता है। ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ लिबरलाइज्ड पॉलिसी है, कैपिटलिज्म को हम मानते हैं, और सोशलिज्म एक हमारी वैल्यू है। समाजवाद हमारा एक वैल्यू सिस्टम है, एक मूल्य है कि भाई कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी अभाव की वजह से मर जाए। ठीक, बाकी
कैपिटलिज्म आज के टाइम पे हम प्रैक्टिस में इसको फॉलो कर रहे हैं। आप देखो, आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब कितनी निकल रही हैं। मान लो सिविल सर्विसेज की 1000 पोस्टें हैं और प्राइवेट सेक्टर कितना बूम कर रहा है। यहाँ पे वैकेंसी कम होती जा रही है, ये बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केटिज्म, जो कैपिटलिज्म है, उसको बढ़ावा देना है। और जॉब क्या है, एक तरह से सरकार आपका ध्यान रख रही है, तो समाजवादी दृष्टिकोण ही है ना। तो समाजवाद ठीक है, हमारी ये फिलॉसफी है, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस में ट्रू सेंस में नहीं है। सेक्युलर के दो मतलब होते हैं। एक है क्या, सेक्युलर यहाँ लिख देते हैं, एक होता है पंथ निरपेक्ष, हिंदी में यही बोलते हैं इसको, पंथ निरपेक्ष। मीन्स अलग अलग जो सेक्ट हैं, जो पंथ हैं, हम किसी के साथ एक तरह से भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव, सेक्युलरिज्म दो सेंस में होता है। एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। मतलब क्या है, जैसे फ्रांस है, तो वहाँ पे क्या है कि हम धर्म में, रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो आप जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी में इंटरफेयर ही नहीं कर रहे हो, तो मीन्स आप उनको अपने ही तरीके से ग्रो होने देना चाह रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इंडिया में कैसा है, इंडिया में है कि हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, मीन्स क्या कि हम इंटरफेयर करेंगे धर्म में। ठीक, गांधी जी ने बोला है ना कि पॉलिटिक्स, उसमें उसका मीन्स पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स का एक रिलीजन होना चाहिए, है ना भाई। धार्मिक रूप से आप राजनीति करोगे तो ज़्यादा सही है। तो पॉजिटिव क्या है कि हम पॉजिटिवली इंटरफेयर करेंगे कि देखिए, हम होली पे छुट्टी देंगे, हम दिवाली पे देंगे, ईद पे देंगे, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, ठीक है, इन सब पे छुट्टी देते हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने इक्वल सबको एक तरह से प्रोटेक्शन दी। ठीक, तो ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कि इंटरफेयर है, लेकिन पॉजिटिव इंटरफेरेंस। अब रिसेंटली आपको एकदम एग्जांपल बताऊं, आप देखो सबरीमाला, तो सबरीमाला धर्म का मामला है ना। हमने उसमें इंटरफेयर किया, वीमेन को बोला कि आपको टेंपल में एंट्री मिलेगी। ऐसे ही ट्रिपल तलाक, वो भी धर्म का मामला है, उसमें इंटरफेयर किया, बोला कि भाई महिलाओं को ये अधिकार मिलेगा, पुरुष अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ऐसे ही जैनिज़्म में है एक प्रथा, क्या है, संथारा थी, संथारा कि देखिए जो जैन कुछ लोग हैं वो क्या करते थे कि अपने आप को ना, जब लाइफ आपकी एकदम लेट फेज में पहुंच जाए 70-80 साल में, तो कुछ लोग थे कि कुछ खाना पीना छोड़ देंगे। ठीक, मतलब क्या कि जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उस चीज़ को छोड़ देंगे, और छोड़ के फिर एक सेकेंड उस चीज़ को छोड़ देंगे, और वो धीरे धीरे देखिए, आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, तो आप एक टाइम पे तो मर ही जाओगे। वहाँ क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, नहीं वो तो बुद्धिज़्म में। तो मीन्स वो एक तरीके से अपनी जो देह है उसको त्याग देते थे, तो उसको भी रोक लगाई। तो हमने देखिए धर्म में इंटरफेयर किया, लेकिन पॉजिटिवली। समझ में आई बात, ये है सेक्युलरिज्म। ऐसे ही है डेमोक्रेसी। तो हम क्या डेमोक्रेटिक हैं? तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है भाई। हमारे यहाँ लगभग 97 करोड़ वोटर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, नहीं होते? अभी भी देख लो। और आप समझो, जब हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसे नहीं खून बहा देते हैं जैसे ट्रंप ने किया था। जब ट्रंप हारे 2020 में, तो उन्होंने जो वहाँ का संसद था कैपिटल हिल्स पे, वहाँ पे वॉयलेंस कराई, बहुत ड्रामेबाजी की। जो न्यूक्लियर बटन था वो उनके हाथ में था, उसको देने से मना कर दिया था। तो क्या है, वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो पीसफुल नहीं हुआ। हमारे यहाँ हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। मीन्स क्या, सार्वभौमिक मत दे सकते हैं 18 साल से ऊपर के हैं तो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, चाहे कोई एमएलए वोट करने जाए या कोई एक कॉमन आदमी, सबके वोट की जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो डेमोक्रेटिक है। कोई भी आज के टाइम पे प्रधानमंत्री सत्ता के शिखर पे पहुंच सकता है।
एग्जाम्पल आप दे सकते हो द्रौपदी मुर्मू जी का, पीएम, हमारे पीएम, ठीक, इस तरीके से। 1 सेकेंड। तो डेमोक्रेसी का मतलब समझे, अभी थोड़ी सी ज़्यादा खोज पोछ होगी इसमें। 1 सेकेंड, चलिए फिर भी ये आपको समझ में आया। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक देखिए इंडिया भी है, फ्रांस भी है। तो क्या सिमिलरिटी है दोनों में? जो रिपब्लिक है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड भी कौन सा? नॉमिनल। दो तरह के हेड होते हैं, एक है नॉमिनल, दूसरा है रियल। तो रियल पावर किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री नहीं, जो नॉमिनल हेड है, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है ब्रिटेन की तरह कि वहाँ की जो महारानी है वो वंशानुगत डायनेस्टी के हिसाब से वही वहाँ की हेड बनेगी, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है? रिपब्लिक है, ये आपको समझ में है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा, ठीक। अब आप देखिए इसमें जो जस्टिस की बात की गई है वो पूछता है कि कितने तरह के जस्टिस हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह के न्याय, ठीक। तो सोशल जस्टिस की बात क्या है? सोशल जस्टिस क्या है कि सभी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इवन एलजीबीटी है, वीमेन है, चाइल्ड है, ड्रग एडिक्ट है, इन सबको हम ऐसा नहीं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। कोई किसी ग्रुप से, सपोज कोई एलजीबीटी है, तो भाई उनकी संख्या कम है तो उनके अधिकारों की भी सुरक्षा की जाएगी, उनके लिए भी ट्रांसजेंडर बिल हम लेके आएंगे, ठीक। महिला है तो महिला के लिए भी हम एक्ट लेके आएंगे, उनके वेलफेयर का भी सोचेंगे। एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर का सोचेंगे, हम रिजर्वेशन देंगे। आर्टिकल 15 में है ना, रिजर्वेशन देते हैं, 16 जॉब में रिजर्वेशन देते हैं। तो हम उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव एक्शन लेंगे ताकि उनको न्याय मिल पाए। ऐसे ही आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय के लिए भी है हमारे पास कि हम देखिए सबके साथ न्याय करेंगे। कोई गरीब है तो हम उसको बीपीएल कार्ड बना के देंगे, सरकार बना के देगी, है ना। ऐसे ही डीपीएसपी है, उसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो सरकार के ऊपर है कि आपको देखिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 39 में क्या है कि आपको फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो पैसा है, जो धन है, उसका सही तरीके से वितरण करना है। 42 में क्या है कि कोई ओल्ड एज में है तो आपको उसके पेंशन की भी अरेंजमेंट करनी है। तो इस तरीके से प्रोविज़न है। ऐसे ही राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक मीन्स क्या? कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है ना। इलेक्शन किसी की सोल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी वोट दे सकता है, सबके लिए इक्वल वैल्यू है। तो राजनीतिक न्याय भी आपको करना है। महिला है तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्याय भी इसमें है। अगला है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कि देखिए आपको आज़ादी मिलेगी अपने विचारों को व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की, अपने धर्म को मानने की, कुछ जो आपकी आस्था है उसको मानने की, और जो भी पूजा पद्धति है उसको मानने की। तो आप देखिए आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप असेंबली या असेंबल हो सकते हैं इकट्ठे एक जगह, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो साइलेंट भी रह सकते हैं। जब राष्ट्रीय गान का मुद्दा आया तो उसमें यही तो बवाल मचा था कि भाई सबको राष्ट्रीय गान गाना है, लेकिन फिर बोला गया कि भाई आप नहीं गा रहे हो, वो भी तो एक तरह से एक्सप्रेशन है। कोई गूंगा है वो तो नहीं गा सकता, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? तो एक्सप्रेशन भी आपके एक तरह से काउंट होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से ये पूरा निकल के आता है। बिलीव, वेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 से लेके जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 28 तक, फिर 29 और 30 भी, तो उसमें ये सब है कि आप अपने जो भी आपके बिलीव है, फेथ है, आप उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको बढ़ावा दे सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, ठीक। आप किसी भी पूजा पद्धति, वर्शिप, उसको कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सब चीज़ की आज़ादी है, ठीक। ये समझ में है। अब इक्वेलिटी की बात आती है कि हम समानता, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको समान अवसर प्रोवाइड करेंगे। तो
तो आर्टिकल 16 में है कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिजर्वेशन देंगे। अभी दिया ना 10% रिजर्वेशन EWS को। तो क्या था कि भाई ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इनका स्टेटस उतना नहीं है, तो हमें इक्वालिटी देनी है। तो 1 सेकेंड यार, इक्वालिटी पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो सबको हम अपॉर्चुनिटी समान देंगे। 10% रिजर्वेशन दिया हमने, क्यों दिया? क्योंकि हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। जो जनरल कास्ट थी उसमें भी एक तरह से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग था वो एक तरह से नेगलेक्ट हो रहा था। ऐसे ही हम SC ST OBC इन सबको रिजर्वेशन देते हैं ताकि इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है, समानता बनी रहे। और हम सब में प्रमोट करेंगे क्या? प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ऐसे ही एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी, आप बंधुत्व को बढ़ावा दोगे। जैसे आपने अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत सुना है, तो वो क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सबको हम यूनाइट करने की बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं। ऐसे ही हम तमिल और काशी या काशी तमिल संगम करते हैं। तो क्या करते हैं कि देखिए जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के लोग नीचे जाएंगे तमिलनाडु में, जो चेन्नई से वो ऊपर आएंगे। दो अलग अलग संस्कृति हैं, दोनों को साथ में जोड़ेंगे तभी तो एक भारत बनेगा। तो इससे बंधुत्व बढ़ेगा और हम उसको बढ़ावा देंगे। एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गरिमा किसी भी व्यक्ति की, हमें उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि गरिमा में क्या आता है कि आप सही से डिग्निटी से जिए, डिग्निफाइड लाइफ। तो आर्टिकल आपने देखा है 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। तो भाई छुआछूत आप नहीं करोगे, अदरवाइज आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो उससे क्या है, जो लोग भाई डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 1 सेकेंड, ठीक, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। अब अगर आप मरना चाहते हैं तो सुसाइड करना तो हमारे यहाँ एक तरह से क्राइम ही है। लेकिन अभी आपने एक केस सुना होगा राणा, जो एम्स में एडमिट थे, ठीक, तो उनको सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया बोला कि आप मर सकते, मीन्स आप इनको मार सकते हैं। मार भी कैसे सकते हैं कि देखिए एक कोई इंडिविजुअल है, वो पूरी मशीन पे डिपेंडेंट है, इधर मशीन लगी है, इधर मशीन है, इधर मशीन है, इधर मशीन है, इधर मशीन है। और वो ये जो राणा जी हैं ये लगभग 13 से 15 साल इनको हो गए थे। केस क्या था कि ये चंडीगढ़ में पढ़ते थे और वहाँ से जो 2nd फ्लोर है वहाँ से कुछ बच्चों ने इनको धक्का दिया, ये नीचे गिरे और इनके सर में चोट आई। सर के बाद ये पहुँच गए एम्स में, वहाँ कोमा में चले गए और 13-15 साल तक सिर्फ मशीन से ही जिंदा थे। तो घर वालों ने बोला कि भाई आप एक काम करो कि भाई ठीक है हमारा बच्चा अब ठीक तो हो नहीं सकता, तो कम से कम वो जो कष्ट झेल रहा है वो मुक्त हो जाए उससे, कम से कम भाई आप मार ही दो। तो एम्स वाले ऐसे थोड़ी ना कि वो मार देंगे। तो फिर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप पैसिव यूथेनेसिया दे सकते हो। पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु बोलते हैं इसको। क्यों बोला कि देखिए ये जो आपने डिवाइस लगाई हुई है ना, पहले आप ये हटाइए ऑक्सीजन, फिर ये जो पेट में लगाया हुआ इसको, फिर पैर में लगा इसको, धीरे धीरे करके 1-2 दिन में करके हटाइए इसको, और उसके बाद ये खुद से ही मर जाएंगे। तो 2 दिन लगे इनको मरने में। अब एक चीज़ बताऊं, देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या कि देखिए किसी और वजह से मुझे भी हॉस्पिटल में एक बार जाना पड़ा, एम्स में। हम रहे वहाँ पे लगभग 1 महीना, और उस 1 महीने में मैंने इनको देखा था। ये जो राणा जी हैं, डॉक्टर ने ही दिखाया था कि देखिए इनकी कंडीशन कैसी है, क्या हुआ, किस तरीके से। तो अब जैसे ही अभी न्यूज़ आई, शायद अभी 1 महीना हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा सा वो इमोशनली फील हुआ, क्योंकि मैंने इनको पर्सनली वहाँ पे जाके देखा हुआ था। अब एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई कि देखिए आप अगर मार रहे हो और चाहते हो कि वो शांति से बिना दुख के मर जाए, तो आप जो भी दवाई लगी हुई है उसमें ही एक इंजेक्शन लगा दो ना, कम से कम जिसको भी आपको मारना है आराम से मर जाए। आप पहले ऑक्सीजन हटा रहे हो तो उसमें तो यार कितना पेन होता होगा, फिर कोई और डिवाइस हटा रहे हो, फिर और धीरे धीरे
जो काम आप 10 सेकंड में कर सकते थे वो आपने 2 दिन में किया, तो आपने और ज़्यादा पेन नहीं दिया उसको। पता नहीं क्या तरीका है इनका, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाना, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, चलिए। तो हमें डिग्निटी एश्योर करनी है इंडिविजुअल की, जीना भी और मरना भी। अब है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमें एकता बनाई रखनी है। यूनिटी, यूनिटी जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ, हमें एक रहना है, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में डिवाइड नहीं होना है, हम एक हैं और एक ही होकर हमें रहना है। सरकार की भी यही कोशिश थी, अलग अलग डेलीगेशन बना के भेजती है, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग लीडर से, ताकि एक तरह से इंडिया की यूनिटी दिख पाए। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, अब इंटीग्रिटी ये क्या है ना, बाद में 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको मैं बता ही देता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, 1 2 3। एक था सेक्युलर, एक था सोशलिस्ट और एक था आपका इंटीग्रिटी। आपको नहीं पता, देखिए ये इंटीग्रिटी तो है, ये यूनिटी तो है, एंड लगाया है तो बाद में जोड़ा गया था इसको, इंटीग्रिटी को। तो सेक्युलर हमने समझ में आया कि देखिए हमारा जो ट्रू नेचर है इंडिया का वो सेक्युलरिज्म है। ठीक है, आपने इसको ऐड किया। समाजवाद, भाई इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, उस टाइम पे समाजवादी था हमारा देश, तो चलिए आपने जोड़ दिया, समझ में आता है। ये इंटीग्रिटी क्यों जोड़ा, यूनिटी तो था ना, इंटीग्रिटी क्यों जोड़ा? इंटीग्रिटी देखिए इसलिए जोड़ा क्योंकि उस टाइम पे आप देखो नक्सल मूवमेंट, नक्सल का आंदोलन चल रहा था, खालिस्तान, खालिस्तान का था। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहे थे, तो हमें इंटीग्रिटी बना के रखनी थी देश की, कि भाई देश विभाजित नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इंटीग्रिटी ये ऐड किया ऑफ द नेशन। अब लास्ट में देखते हैं क्या है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी पता चला आपको क्या है? याद करो, प्राइड, PRIDE। ठीक है, तो ब्रिटिश के एक्ट से, इन सब से, कैबिनेट मिशन से कुछ याद आ रहा है? प्राइड नहीं, ब्लेंड, सॉरी, ब्लेंड, BLEND। पूछ लेगा मेंस में, तो ध्यान रखना कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर था विद टाइम हमने उससे सीखा। ठीक है, हमारी अपनी लर्निंग थी, नेशनल कॉन्शियसनेस थी, उस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैबिनेट मिशन की उस पर। और 26 नवंबर 1949 को हम इसको एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, आज से इनेक्ट करते हैं और गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम खुद को ये संविधान देते हैं। तो एडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1946 को, 1949 को सॉरी, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसके सारे प्रोविज़न लागू कर दिए गए। ये है अपना प्रेम्बल, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसको आराम से वीडियो को फिर से देखना, अपने पास नोट डाउन करना, एक एक शब्द के बारे में लिखते रहना, और जब भी आपको अपडेट मिलता रहेगा उसमें ऐड करते जाना। कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। अब फिर इसके बाद मुद्दा उठता है, चलिए ये तो हमने प्रेम्बल देख लिया, क्या है प्रेम्बल। अब मुद्दा उठता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इस पे बहुत बवाल होता है स्टार्टिंग में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है या नहीं है। चलिए उसको हम देखते हैं एक बार, क्या था इस पे कोर्ट का मानना स्टार्टिंग में, बाद में क्या हुआ, उन सब पे हम एक बार नज़र घुमाते हैं सही से। चलिए, वन सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, अभी सुप्रीम कोर्ट के केस से समझते हैं, है ना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में एक केस आता है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, और ये किसी बुक का एक प्रीफेस है। तो यही था हमारा प्रेम्बल, प्रेम्बल प्रस्तावना। कहाँ से लिया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक केस आता है बेरूबरी यूनियन केस 1960 में। बेरूबरी का क्या मामला था? बेरूबरी में क्या था
कि देखिए उस टाइम पे 1960 का केस है, बेरू भरी यूनियन केस 1960 इधर लिखते हैं 1960, ठीक, इस तरीके से ऐसे ही लिखना केस को जब मेंशन करो। तो उस टाइम पे क्या था कि देखिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे एक जगह थी बेरूबरी जो ईस्ट बंगाल में थी, ये पूरा बांग्लादेश था। बांग्लादेश उस टाइम पे बना नहीं था, मीन्स पाकिस्तान ही था। तो नेहरू जी ने बोला कि भाई इसको हम बांग्लादेश को दे देते हैं, इस वाले एरिया को। तो लोगों ने मुद्दा उठाया कि भाई हमारा जो प्रेम्बल है उसमें इंटीग्रिटी की बात है, सोवरेनिटी की बात है, और सोवरेनिटी में टेरिटोरियल सोवरेनिटी भी तो आती है, क्षेत्रीय संप्रभुता भी तो आती है ना। तो आप इसे पाकिस्तान को कैसे दे सकते हो। तो मामला पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला, और सरकार का पहले ये था कि देखिए हम इसको दे देंगे, ये हमारा डिसीज़न है, इसमें कोई इंटरफेयर करेगा नहीं, एग्जीक्यूटिव का डिसीज़न है। आपको पता है सरकार के 3 ऑर्गन है, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक तरफ है जुडिशरी, एक तरफ है लेजिस्लेचर। इन तीनों में सेपरेशन है पावर का, इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मीन्स सबकी भाई अलग अलग इंडिविजुअल पावर है, सब उसको इंडिविजुअली एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो एग्जीक्यूटिव का ये डिसीजन था, नेहरू जी ने सोचा कि ठीक है, लोग लेके पहुंचे इसको सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप इसको दे सकते हो, लेकिन पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही फैसला नहीं है, ये लेजिस्लेचर का भी एक तरह से फैसला है। तो आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसको दे सकते हो, ठीक। तो फिर पूछा कि क्या प्रेम्बल पार्ट है या नहीं है, तो बोला नहीं भाई, प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल इसका पार्ट नहीं है। अब यहाँ से फिर ये मुद्दा पूरा शुरू हो जाएगा, है ना, बवाल पकड़ना शुरू होगा कि आप एक तरफ तो रेफ़र आपने किया इसको, दूसरी तरफ मना कर दिया कि भाई पार्ट नहीं है। फिर एक केस आता है गोलकनाथ का, गोलकनाथ केस। ये पंजाब के किसान थे, गोलकनाथ केस 1967, ठीक। तो इसमें क्या है, पंजाब के किसान थे, गोलकनाथ एक परिवार थी, उसकी जो ज़मीन है वो सरकार ने ले ली। क्या बोला कि हमें लैंड रिफॉर्म करने हैं। अब ज़मीन ले ली लैंड रिफॉर्म के नाम पे, लैंड रिफॉर्म के नाम पे, ठीक। अब लोग पहुँचे कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आप इसका वोलेशन कैसे कर सकते हैं। और ये उस टाइम आर्टिकल 31 में था, अनुच्छेद 31 में प्रेजेंट था। ये कब हटेगा, ये 1978 में हटेगा। अभी बात चल रही है 1967 की, 10 साल पहले की बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट है, तब आप इसको कैसे सीमित कर सकते हो, हमसे छीन सकते हो। तो कोर्ट ने फिर क्या बोला, कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट से पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट है उसको बदल सकती है, चेंज कर सकती है, लिमिट कर सकती है। तो कोर्ट ने बोला कि सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड एक तरीके से नहीं कर सकती, कांट बी अमेंडेड। यहाँ से अब एक मुद्दा और निकल के आया, क्या ये फंडामेंटल राइट का, यार मूलभूत अधिकार को अमेंड कर नहीं सकती, ठीक। तो लैंड रिफॉर्म, जितने भी लैंड रिफॉर्म थे वो सारे एक कोल्ड बैग में चले गए, ठंडे बस्ते में, है ना। अब सरकार की एक मनमर्जी खत्म होगी, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी आएंगी, टसल होती है सरकार के बीच में, सरकार और सरकार मतलब क्या, आप समझो एग्जीक्यूटिव, सरकार के तो तीनों ही पार्ट है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, इसमें फिर से टसल होती है, झगड़ा होता है। तो उस टाइम पे तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, जब वो स्ट्रॉन्ग थी तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई 1971 में, उन्होंने पलट दिया पूरा फैसला कि नहीं नहीं सब कुछ कर सकता है। अब जो कोर्ट है उसके सामने खतरा हुआ कि यार हमारी तो पावर ही ख़त्म हो गई है, संसद कुछ भी आएगा, कुछ भी पलट के बोल देगा कि नहीं हम तो कर सकते हैं,
हम क्या करेंगे फिर, हम कैसे न्याय करेंगे, हमें न्याय के लिए बोला गया है। तो फिर ये एक नई इनोवेशन लेके आते हैं, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। ये क्या थे, केशवानंद भारती एक संत थे, केरल से आते थे, इनकी ज़मीन भी सरकार ने ले ली। तो मुद्दा उठा, तो अब कोर्ट के पास क्या है, एक थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो गई थी। 1975 में इमरजेंसी लग जाएगी, तो वीक होना स्टार्ट हुई, कोर्ट को थोड़ी सी पावर मिली। एक चीज़ आप समझना, जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मीन्स यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, जब जब ये कमज़ोर रहेंगे, ठीक, तब तक जुडिशरी पावरफुल रहेगी। जितने भी लैंडमार्क आप जजमेंट देखोगे ना, वो तभी आएंगे जब पीएम आपके थोड़े से वीक रहेंगे। वीक इन द सेंस कि कम पावर रहेगी सत्ता में, मीन्स उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी। आप चाहे स्टार्टिंग से देख लो, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1961 तक या 64 65 तक, जुडिशरी ने कुछ भी नहीं बोला, एकदम सन्नाटा। क्यों भाई, इकलौते प्रधानमंत्री हैं, जनता के नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने कुछ भी ऐसा लैंडमार्क चीज़ करा ही नहीं, ठीक, कुछ नहीं किया इसने, शांत बैठी रही। एक मुद्दा यहाँ पे उठाती है, देखिए 1967 में, तो 1967 का आप टाइम समझो, लाल बहादुर शास्त्री, शायद उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद में एक टसल मीन्स वैक्यूम सा रहता है, तो पीएम कमज़ोर, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग, इसने बोल दिया। अब इंदिरा गांधी जी आ गई हैं, इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग है, 1971 का टाइम है, वॉर भी जीती हुई है। तो फिर जुडिशरी की क्या हिम्मत है कि कुछ कर पाए, ये पलट देती है कॉन्स्टिट्यूशन को, कुछ नहीं कर पाई जुडिशरी। अब धीरे धीरे जो पीएम है इंदिरा गांधी है, वो थोड़ा वीक होने स्टार्ट होती है। तो 1973 में ये जजमेंट पास कर देते हैं केशवानंद भारती का, कि भाई सारी पावर अब एक तरीके से हमारे हाथ में। ऐसे ही आप समझो एक केस आएगा 1975 में, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। तो उसमें क्या होगा, इंदिरा गांधी पे आरोप लगेंगे कि इन्होंने जो भी इलेक्शन जीता है उसमें थोड़ी सी फ्रॉड किया है। तो कोर्ट किसके हक में रूलिंग देगा, राज नारायण के। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी इस टाइम पे वीक है, जनता में उतनी पॉपुलर नहीं है, ठीक। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आप समझते चलो, अभी इसको पहले इसी को निपटाते हैं, आपकी एक समझ भी तो होनी चाहिए ना। अब 1980s में एक जजमेंट आएगा, किसका, मिनर्वा मिल का, ठीक। मिनर्वा मिल से पहले 1978 में आएगा एक मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस। तो इसमें भी जुडिशरी एक तरह से जीत जाएगी, या फिर अपनी बात को ऊपर रखेगी, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी बात नहीं मानेगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे मोरारजी देसाई और जनता दल की सरकार थी, 2 साल की सरकार थी, वो भी ऐसी परेशानी में ही थी। 1980 में चुनाव होने वाले थे, पता नहीं कौन जीतेगा, तो इसने अपना बीच में फ़ायदा उठाया, मिनर्वा मिल पे अपना वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है। मिल का केस था, सरकार के खिलाफ पहुंचते, तो इसमें भी जुडिशरी एक तरह से अपना वेटेज सिद्ध करेगी। ऐसे ही 1981 में वामन राव का केस आएगा, क्योंकि नई नई सरकार बनी है, ये अपने हक में जुडिशरी देती जाएगी। 1994 में आप देखो एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं, किसी को नहीं पता सही है गलत है, नरसिम्हा राव है, कॉरपोरेशन की सरकार है ना। तो क्या करेगी, बोमाई केस देगी, SR बोमाई एक रूलिंग देगी इस केस में, इसमें भी अपने आप को एक तरह से रीइंफोर्स करेगी। अब ऐसे ही आप चलते जाओ धीरे धीरे, मैं आपको कब तक गिनाऊँ, आप खुद समझो। 2017 में आएगा किसका, राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी। तो क्यों आता है आप समझो ना, 2016 में क्या होता है, नोटबंदी होती है, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, लोगों में थोड़ा सा रोष था, इसको लगा कि भाई हो सकता है कि ये सरकार थोड़ी सी अब कमज़ोर रहे, बैकफुट पे रहे, अपनी रूलिंग पास कर दो। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से चलता आ रहा है। 2020 में जब कोविड लगेगा तो अनुराधा भसीन का केस आएगा, तो बोलेगा कि राइट टू इंटरनेट भी आपका फंडामेंटल राइट है। आगे आप अभी ऑब्जर्व करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सरकार मजबूत है तो कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगी वो सरकार के फेवर में। अब सरकार के पास देखिए बहुमत आ गया था 2019 में,
कोविड से भी निकल गई 2020 से। तो फिर क्या करते हैं, देखिए राम मंदिर पे जजमेंट आता है, ठीक, ऐसे ही आप समझो और कौन कौन से जितने भी जजमेंट है डीमोनेटाइजेशन पे आता है, और आप उठा के देख लो उसी तरीके से चलता है। बाकी मैंने कम बोला है, आप ज़्यादा समझना, ठीक है। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें बोलता है कि देखिए जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोलता है कि पार्लियामेंट जो संसद है वो अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकती। सिंपल, 2 लाइन में याद रखो। तो सरकार पूछती है कि बताओ भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम इन चीज़ों को छोड़ के बाकी सब में अमेंडमेंट कर देंगे। तो इसको बताती नहीं है कोर्ट कि नहीं नहीं हम टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे। तो मीन्स इवेंचुअली पावर अपने हाथ में रख ली केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक। ये लैंडमार्क जजमेंट था, 13 जज बैठे हुए थे, 1-2 जज की तो हिम्मत होती भी नहीं, ठीक। तो आपको समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर। अब धीरे 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 जो भी केस आएगा ना उसको बोल देगा कि हाँ देखिए प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जो आप संशोधन कर रहे हो वो सपोज सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे, उस पे आघात है, वो प्रेम्बल का पार्ट है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो घुमा फिरा के उसी बात को ये रिपीट करते रहेंगे। इंदिरा गांधी का केस आता है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, 1975 का केस है। क्या हुआ था कि चुनाव में कुछ हेर फेर हुई थी उस टाइम पे, तो रूलिंग आती है कि देखिए क्या, 1 सेकेंड, रूलिंग आती है उस टाइम पे। तो रूलिंग में बोला क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, ठीक। तो सरकार भी इसमें फिर क्या है अपना कानून वगैरह बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन पार्ट है किसका, एक डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी किस में लिखी हुई है, हमारी प्रेम्बल में। प्रेम्बल किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसको चेंज नहीं होने देंगे। अब घूम फिर के बात सारी वहीं पे पहुंच जाया करेगी हर रूलिंग में। मिनर्वा मिल का केस आता है, मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें क्या होता है, फिर से वही बात की, देखिए जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादा पावर किसके पास थी, सरकार के पास। सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो ये मिनर्वा मिल वाले यहाँ पे पहुँचे कि भैया आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो पा रहा है। जो न्यायालय है वो जुडिशियल रिव्यू की उसके पास पावर है, वो भी हमारे किसी किसी केस पे नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए, तो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट बोलते हैं कि नहीं भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। मीन्स क्या, लिमिटेड पावर है, और जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है उसमें हमें बैलेंस बनाना होगा सरकार को भी, ठीक है। ऐसे नहीं मन मर्जी से आप डीपीएसपी के चक्कर में फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते जा रहे हो। क्यों, क्योंकि बोला कि देखिए वही फिर से बात रिपीट हो जाएगी कि देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, इन सब में क्या है, इसमें कुछ आइडियल्स हैं हमारे, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। ये प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक। ये चलता जाएगा आगे 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 सब तक। वामन राव का केस आएगा, वामन राव 1981 का केस है। इसमें भी सेम चीज़ क्या आएगा कि देखिए सरकार बहुत सारे लॉज को ना, कुछ लॉ थे, एक्ट थे, उनको 9 शेड्यूल में डाल देगी, 9वीं अनुसूची में, और बोला कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। बात तो सही है। तो सरकार जो कोर्ट है, कोर्ट क्या बोलेगा इसमें
कि देखिए जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस 1973 में हमने पास किया। उसके बाद जितने भी लॉज हैं उन सब का एक टेस्ट होगा। टेस्ट किस पे होगा? बेसिक स्ट्रक्चर पे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का पार्ट है ना। और इनडायरेक्टली एक तरीके से आप समझो जो प्रेमबल की कुछ वैल्यूज़ हैं कि एब्सोल्यूट पावर किसी के हाथ में नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं क्योंकि प्रेमबल में लिखा हुआ है। तो फिर से 52 राव में भी यही, और ये धीरे 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 एक बोमई का केस आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट केस है। SR बोमई पूछता है यहाँ से, SR बोमई, ये कर्नाटक के शायद उस टाइम के CM थे, 1994 का केस है। तो इसमें कोर्ट क्या बोलेगा कि देखिए सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म पार्ट है किसका? प्रेमबल का। प्रेमबल में लिखा, प्रेमबल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप नहीं बदल सकते हो। तो घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है। मीन्स सरकार ने क्या किया, लगभग सरकार की जो पावर थी वो इन्होंने कर्टेल कर दी। फिर लास्ट में IR कोहिलियो केस आता है, ठीक, 2007 का केस है। इसमें क्या है कि जो सरकार है वो लगातार फिर से जो जितने भी लॉज हैं उसको नवी अनुसूची में डाल रही है। तो इन्होंने बोला कोर्ट ने कि देखिए नवी अनुसूची कोई ऐसा नहीं है कि सेफ जोन है, सेफ जोन नहीं है, आपको उसमें इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है। जो भी लॉ है अगर वो 1973 जो अपनी डेट थी 24 अप्रैल 1973 उसके बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रूलिंग दी थी बेसिक स्ट्रक्चर की, जो भी आपने लॉ नवी अनुसूची में डाले हैं हम उसका रिव्यू कर सकते हैं। बस, तो फिर मामला सारा इन्हीं के हाथ में पहुँच गया। आज भी आप देखो 2017 का है किसका? पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस में क्या बोला कि राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। यही तो बात थी ना। तो फंडामेंटल राइट है, क्यों? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपको क्या देती है? आज़ादी देती है, लिबर्टी देती है। लिबर्टी कहाँ पे है? प्रेमबल में है। प्रेमबल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर से बना हुआ। तो वही बात घूम घूम के आ रही है। ऐसी नवतेज सिंह जौहर का केस आएगा, नवतेज जौहर केस 2018। इसमें LGBT को मीन्स सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो आप सेम सेक्स रिलेशन बना सकते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए इक्वालिटी इससे इंश्योर होती है, और इक्वालिटी इंश्योर होगी तो इक्वालिटी किसका पार्ट है? प्रेमबल। प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है, लगभग एक जैसी चीज़ चल रही है। सबरीमाला के केस में भी यही होगा। सबरीमाला में भी महिलाओं को एंट्री देगी क्योंकि वो इक्वालिटी, ठीक है, उसका वायलेशन हो रहा था, उसकी वजह से वो प्रेमबल, प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सब अपना चला आ रहा है, ये सारे कोर्ट के केसेस हैं। सो चलिए अब एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अटैम्प्ट करके देखना। मैं आपको एक बार फ्रेमवर्क इसका बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेमबल, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेम। पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। आपको इसका आंसर लिखना है कि प्रेमबल का क्या महत्व है। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें हिस्टोरिकल लिख सकते हैं कि प्रेमबल हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक तरह से इवोल्यूशन था, और उसके बाद हमने 24 या 26 जनवरी 2026 को जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया। सो अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मेरी आपको एडवाइस रहेगी, देखिए अभी हम प्रीलिम का देखने वाले हैं, इसके बाद प्रीलिम के जो PYQs हैं, तो वहाँ से मैं आपको कुछ कोटेशन बताऊँगा। वो कोटेशन आप एग्जैक्ट यहाँ पे कॉपी मार देना इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आपने छोड़ दिया। अब आपको क्या है ना, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रीलिम के लिए जो आप पढ़ रहे हो उसको मेंस में कैसे यूज़ करना है। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ भी चाहूँ तो बहुत सारे इंट्रोडक्शन लिखवा सकता हूँ, लेकिन प्रीलिम में जो आपने पढ़ोगे आप कोट, बस वो कोट लिखोगे तो बढ़िया इंट्रोडक्शन रहेगा। इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए पहला कि एक व्याख्या आप इससे कर सकते हो। व्याख्या इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इंटरप्रिटेशन किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की।
है ना। कोर्ट इसको बार बार रेफ़र करते ही हैं, यूज़ करते ही हैं। इवन जो प्रेम्बल है उससे हमारे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है और बोलता है कि इससे पता चलती है कि जो इंटेंट थी हमारे फ्रेमर की, मीन जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंटेंट का हमें प्रेम्बल से पता चलता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको दुविधा हो या एम्बिग्विटी हो, एम्बिग्विटी, तब प्रेम्बल आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। प्रेम्बल प्रस्तावना एक प्रेम्बल प्रोवाइड क्लैरिटी, ऐसे लिख सकते हो। समझ में, इसमें कुछ नहीं, आपको अगर कोट करना है तो कोट कर देना, केशवानंद भारती केस 1973, बस इस तरीके से। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। और क्या लिखना है हमें? देखिए, एक तो इंटरप्रिटेशन आपको पता चली, ऊपर से हमारी प्रेम्बल में आप देखना लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब है। ये सब क्या है? ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ कैसी हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो संवैधानिक मूल्य है, ये उसका एक तरह से रिफ्लेक्शन है। कैसे? देखिए, अलग अलग इसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लिखा हुआ है। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको भी एक तरीके से गाइड करती ही है, ठीक है। और आपको अगर लिखना है कोई केस तो पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस 2017 का है, जिसमें बोला राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आपने कोट कर दिया तो देखिए कितना सही सही रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और क्या आप लिख सकते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता को हम क्या लिखेंगे? पावर लिख सकते हैं। पावर पर लिमिटेशन लगाती है। या फिर आप लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अभी यूपीएससी ने पिछले, अगर आप 10 साल उठाओगे तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सरकार का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन देगा फंसाने वाला, दूसरा फंसाने वाला, तीसरा फंसाने वाला, चौथा और ज़्यादा फंसाने वाला। एक में बोल देगा कि सारी सत्ता लोगों के हाथ में है, तो लग तो रहा है कि यार सही है। दूसरा बोलेगा टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फिर डेमोक्रेसी को बोल देगा। लेकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो सरकार है वो बाधित है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप ज़बरदस्ती उससे कुछ मनवाना चाह रहे हो, तो आप उसको लिमिट कर रहे हो कि आप मनमाना कुछ नहीं कर सकते हो। तो आंसर आता है निकल के लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड, कुछ लोग गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो सीमित सरकार होती है उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कभी पूछेगा तो लगा देना, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि इससे जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहती है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हैं। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में? कॉन्स्टिट्यूशन के, लिमिटेड गवर्नमेंट। और एक तरह से जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, आइडेंटिटी, पहचान, उसको दर्शाती है हमारी प्रेम्बल, है ना। बताया गया है कि हम सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। तो अब जितने भी आप चाहे डोकलम विवाद लिखो, डोकलम है, ठीक है। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी को दिखाता है। सेक्युलरिज्म पे आप लिख सकते हो, है ना, सेक्युलरिज्म। तो ये क्या है? हमारी एक आइडेंटिटी, एक पहचान भी ये बना रही है, क्या? प्रेम्बल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बाकी अब आपको 4 पॉइंट लिखे, इसको कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड कैसे करना है? किसी भी प्रकार से। देखिए, प्रस्तावना संविधान की एक व्याख्या या फिर मार्गदर्शक है जो उसके मूल्य को सुरक्षित रखती है। मीन्स एक गाइडिंग लाइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, रूप है, या वैल्यूज़ ही बोल सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखती है, बनाए रखती है, मेंटेन रखती है, सस्टेन रखती है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखिए और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा हम लेवल अप बढ़ाते हैं, है ना। आपको यहाँ तक तो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मेरी कोशिश ये है कि अब प्रेम्बल से आपसे अगर प्री में पूछे तो उसको तो हम देख लेंगे कैसे करना है। मेंस में पूछेगा तो आप नहीं अटकने वाले हो, बिलीव मी, कुछ भी पूछ ले आप उठा के देखना, आप आराम से सारे क्वेश्चन लिख लोगे। चलिए, पहला,
ये सॉरी सेकंड में क्या है, देखिए वो आपसे पूछ सकता है कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। अब इसके लिए आपसे पूछ सकता है कि चलिए ये बात तो अब लगभग सिद्ध हो चुकी है ना। आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं, इस पे जजमेंट है, उनको आप रेफ़र कीजिए, रेफ़र सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सिंपली आपसे क्या है, उसने बात पूछ ली है, अब ये नहीं पूछ रहा है या नहीं है, वो तो एकदम इस्टेब्लिश बात है कि भाई है, तो आपको यस 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 बताना है, लेकिन साथ में आपको क्या बताना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। आपको जजमेंट जितने भी आप लिखोगे उससे ये बात सिद्ध होगी कि हाँ आपको इसके बारे में पता है। आप लिख सकते हो, देखिए क्या, बेरुबरी केस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन किसी कोर्ट से, कोर्ट में आपको अभी प्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी में से कोर्ट उठा लेंगे, उसी से प्रेम्बल स्टार्ट करना है। तो बेरुबरी केस मैंने आपको बताया था 1960, इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ना। ये बस क्या था, एक इंटरप्रिटेशन का एक टूल था, इंटरप्रिटेशन का एक टूल है, यही तो था। फिर क्या हुआ, गोलकनाथ केस आएगा, गोलकनाथ केस 1967। इसमें इसको एक तरह से इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस दिया गया है, इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस टू प्रेम्बल, लिख सकते हो आप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट है, केशवानंद भारती 1973। इसमें तो एकदम क्लियर कट बोल दिया गया है कि प्रेम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे केस आएंगे, मिनर्वा मिल का केस आएगा, मैंने आपको कराया था, कब था 19, ये देखिए केस मैं आपसे बोलूँगा, आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बस इतना याद रखना, और इसका ईयर। इसमें भी बोला कि बैलेंस रखना बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। ऐसे ही फिर बोमई का केस आएगा, एसआर बोमई का केस आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब था 1994 में। उसमें भी ये बोलता है कि सेक्युलरिज्म क्या है, पार्ट है हमारा। और आगे आप बढ़ते जाओ, कोहिलियो केस, पुट्टा स्वामी केस, और उसके बाद नवतेज सिंह जौहर, इतने सारे केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केस है। आप इनको लिख दोगे, इसमें से 5 या 6 भी लिखे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं कटने वाला, ठीक है। तो बस इतना करना है इसमें, ठीक। अब इसी में से ना आपको थोड़ा सा अगर उसको घुमाना है तो वो क्या करेगा, आपसे देखिए क्या करेगा कि जो प्रेम्बल है, यहीं से तो टफ कर देता है क्वेश्चन, कि प्रेम्बल पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे उसके 2 व्यू हैं, एक तो है अर्ली व्यू, एक है लेटर व्यू, इन दोनों को बताइए। तो अर्ली व्यू ये है, पहला वाला है, ये दूसरा है, यहाँ तक है, ठीक। ये अर्ली व्यू में आएंगे कि अर्ली व्यू में सुप्रीम कोर्ट ये मानता था, लेटर व्यू में उसने फिर ये माना, तो लेटर में ये लिख देना, अर्ली में ये, दैट्स इट। समझ में आया, इतना ही लिखना होता है, और क्या है इसमें, ठीक। अब एक तरीके से आपसे और क्या पूछ सकता है, और अब प्रेम्बल के अंदर घुस जाएगा कि बताइए प्रेम्बल में जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रेम्बल, प्रस्तावना में जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या वो अचीव हो चुके हैं। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे, सोवरेनिटी, है ना, सारे वर्ड डाल दो, सेक्युलरिज्म, तीसरा सोशलिज्म, यही तो है ना। फिर फोर्थ में डेमोक्रेसी, ये सारे शब्द आपको बस इसमें लिखने हैं। जस्टिस, इक्वालिटी डाल सकते हो आप, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, अचीव हो चुके हैं तो आपको लिखना है एक में यस, यहाँ पे लिखने हैं चैलेंजेस कि हाँ थोड़े से नहीं हुए हैं। तो सोवरेनिटी, डोकलम गलवान आपने लिख दिया, यहाँ पे आप थोड़ा चैलेंज लिख सकते हो कुछ आपको लगे तो। अदरवाइज़ सेक्युलरिज्म पे आप लिख सकते हो कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दंगे होते हैं, अभी भी राइट्स होते हैं रिलीजियस बेस्ड। समाजवाद में आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री अन्न योजना, लेकिन लिख सकते हो कि देखिए इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। डेमोक्रेसी में हाँ हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं कहीं जो पॉलिटिकल
ये सब वेंडेटा वगैरह है उसको कोट कर सकते हो। जस्टिस, हाँ जस्टिस है, लेकिन पेंडेंसी लिख देना। यहाँ पे देखिए देश में 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। ऐसी इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हमें आज भी देखने को मिल जाता है। फ्रेटर्निटी है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के साथ है वो डिस्क्रिमिनेशन हमें आज भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देहरादून में अभी केस हुआ था ये, है ना। बस ये लिखना है। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको जो पढ़ा हुआ है बस उसी को सही तरीके से यूज़ करना है, ठीक। चलिए, और इसमें शायद आपके लिए कुछ होगा नहीं है, ठीक है। अब क्रिटिकल भी अगर आपसे पूछ ले ना कि सपोज द प्रेम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ लेता है, लेकिन अभी भी एनफोर्स हम इसको नहीं कर सकते, नॉट एनफोर्सेबल। इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो एक इंट्रो लिखा आपने, तो आप लिखो यहाँ पे कि भाई ये सोल क्यों है। सोल के लिए आपको बताना है कि देखिए जो हमने लिखा था इंटरप्रिटेशन में काम आती है, टूल है, एक तरह से हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो एक तरह से आइडेंटिटी है। तो जो पहले आपको पॉइंट्स कराए हैं वही लिखने। एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका कोई एक तरह से लीगल राइट नहीं दिया गया है, लीगल राइट इसको नहीं दिया गया है, तो इस वजह से एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा आप लिख सकते हो कि ये आपके जो भी मुकदमेबाजी होती है, लिटिगेशन होती है, उसका कोई एक इकलौता कारण या फिर सोल बेसिस इकलौता कारण नहीं बन सकता, है ना। तो आप लिख सकते हो कि ऑल्दो ये नॉन जस्टिफिकेबल है, बट एक तरह से इनडायरेक्ट इसकी एनफोर्सेबिलिटी है, इनडायरेक्ट एनफोर्सेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप कोट करते रहना, बोमाई केस, पुट्टा स्वामी केस, ये सब लिख के आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका प्रीलिम के मेंस के क्वेश्चन थे। आप अटैम्प्ट करके देखना, कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से फिर से पूछना, ग्रुप में मेंशन कर देना, मैं देख लूँगा उसमें। चलिए, अब ये हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, जो हिंदी में जिसको प्रॉब्लम थी, तो ये है भैया आपका प्रेम्बल, ठीक। इसमें डेट फिल करनी है, तो डेट फिल कर दो, क्या है 26 नवंबर। ऐसे ही 26/1/2050 को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। रिपब्लिक हम कब बने, 26 जनवरी को, और रिपब्लिक डे मनाते हैं ना इसी वजह से। ऐसे ही फिर 26 जनवरी आप इसको अटैम्प्ट करना। किससे मीन संविधान निर्माताओं का मत वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, तो प्रेम्बल से, प्रेम्बल से। अब इसमें क्या है ना, जब ये आईएएस का क्वेश्चन होगा, हाँ क्योंकि ये है उस साल मैंने भी अटैम्प्ट किया था, तो मुझे इसलिए ज़्यादा याद है। उस टाइम पे ना कंफ्यूज हुए थे, इवन जो कोचिंग है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी कंफ्यूज किया था कि देखिए उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को टिक लगा रखा था कि जो हमारे डीपीएसपी हैं उसमें सारी वैल्यूज़ हैं लगभग, तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है ना, हम कैसे बता सकते हैं। तो आप ये जो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट थी। तो प्रेम्बल क्या है, एक बड़ा पार्ट है। प्रेम्बल तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रही है। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी एक छोटे से पार्ट 4 को कवर कर रही है बस। तो डीपीएसपी तो इसमें आ ही जाना है, लेकिन डीपीएसपी के अंदर पूरी प्रेम्बल आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो बड़ा जो डोमेन था उस पर टिक मारना था, उद्देश्य का इसका आंसर था, ठीक है। भारत के संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क किस में रिफ्लेक्ट होता है, तो इसमें देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 मीन्स इसके पहले जो प्रीलिम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्ट इन्होंने यहाँ से कोट कर दिया था लगभग। अब ये जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इसको आप अरेंज करके देखो। अरेंज से पहले इसको पूरा मगअप करो, रट लो पूरी, है ना। ऐसे ही फिर ये अरेंजमेंट के लिए पूछ रहा है, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतांत्रिक, ठीक है, ये सब। इसमें भी अरेंजमेंट पूछ रहा है, अरेंजमेंट पूछ रहा है, इसमें अरेंजमेंट पूछ रहा है, ठीक है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है, तो समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कब, 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में, 42 में, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता क्यों जोड़े गए, प्रॉब्लम चल रही थी, सेक्युलरम थे ही समाजवादी, ठीक।
तो समाजवादी पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई 42वें संशोधन में। अब फिर से 42वां संवैधानिक संशोधन, धर्मनिरपेक्ष, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रस्तावना ये मीन्स रिपीटेड वही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। इंग्लिश वाले आप ज़्यादा फंसना मत। देखिए सन 1975 में 76 इसका आंसर होना चाहिए, बट कोई नहीं, अखंडता आसपास लगा सकते हो। ये फिर से अरेंजमेंट के लिए आ गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही उद्देशिका बना, ये तो हमें पता है। इसकी प्रकृति जस्टिकेबल है, मतलब आप जुडिशरी में इसके थ्रू चैलेंज कर सकते हो? नहीं भाई, ये तो गलत है, इस पर तो सारा विवाद है। तो दूसरा देखिए, जिस भी ऑप्शन में होगा वो गलत ही होगा। सॉरी, अरे तो मुझसे भी मिस्टेक हो गई यार, इसको रीड करने में नहीं पूछा हुआ उसने। इसकी प्रकृति जस्टिकेबल नहीं है, हाँ तो ये भी सही है। ठीक, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन था, फिर वो क्या था? तो संशोधन तो किया जा सकता है। तो 3 जिस भी ऑप्शन में होगा, इसमें है, इसमें है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। 1 और 2 सही है। चौथे को और चेक करते हैं हम। संविधान को विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता। मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उसको ये ओवरराइड नहीं कर सकता। क्या? प्रेम्बल। तो ये थोड़ा सा अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा तब प्रॉब्लम है। लेकिन केशवानंद भारती देखिए, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देश्य का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो मीन्स ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर सकता है। ओवरराइड ऐसा थोड़ा सा एक्सट्रीम सा लग रहा है, इसलिए इस पर मुझे डाउट है। ऑल्दो इन्होंने आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकता। तो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाए, ये अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, इसका आंसर केयरफुली थोड़ा सा, अभी तो ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं अब तक। अब पूछेगा कि नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। यही अगर यूपीएससी पूछेगा तो वो इसको लगभग गलत मान सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता। तो उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है। तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी है कि ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्रेटिंग टूल है तो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, ऐसे ओवरराइड किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से आंसर सही हो जाएगा। अभी पूछेगा तो आपको क्या करना है? तो ओवरराइड मतलब आप बाकी सबको ओवर शैडो कर रहे हो, तो नहीं कर सकता। अगर वो बोलेगा कि कर सकता है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, नहीं कर सकता सही हो जाएगा आपका। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक क्या है? लागू किया जा सकता है। तो कुछ भी जा सकता है, तो फ्यूचर में क्या पता कर दें इसको, तो मे भी हो सकता है, पता नहीं हमें। ये लागू नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता ये भी नहीं कह सकते। पता चला कल को सरकार कोई अमेंडमेंट ले आई और उसने कर दिया, तो ये फिर गलत हो जाएगा। इसके बारे में भी हम कह नहीं सकते। आंसर ये होगा। संशोधन कब हुआ इसमें? 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 26 नवंबर फिर से उसने पूछ लिया, 42वां संशोधन पूछा है। प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया, 42 में जोड़ा गया। ठीक है, तो कुछ नया तो ये शायद पूछ नहीं रहे, बार बार वही रिपीटेड चीज़ें पूछ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? इसको आप लगा सकते हो। सार्वभौमिकता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की प्रस्तावना इससे शुरू होती है। फिर से यही, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, यही है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं, सही है, हो सकता है। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हो सकता है। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं, ये भी सही है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा धर्मनिरपेक्षता का सही, मीन्स ये सब करेक्ट हैं, लेकिन जो भाव है, जो एसेंस है, वो किस में से निकल के आएगी? तो भारत में एक अनेक धर्म है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। बात सही है, सबको स्वतंत्रता है, ये भी भाई 25, 26, 27 यही आर्टिकल कहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से निर्भर कर सकते हैं, ये भी 26, 27 में ही है।
लेकिन भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये इसकी एक तरह से एसेंस है, जो भाव है वो ये है, ठीक। किस शब्द में संविधान की प्रस्तावना का उल्लेखित नहीं है? तो संघीय, संघीय शब्द तो नहीं है, फेडरल तो नहीं है, ठीक। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। इसको भी बार बार आत्मा क्या कहलाती है? तो उद्देशिका भारत की संविधान की आत्मा है। तो बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग कब स्वीकार किया? कब माना कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो आपका केशवानंद भारती केस। अब यहाँ से ना ये कोट आपको याद रखनी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा गया है। किसने कहा है? के मुंशी ने। तो अब जब मैं आपसे बोला था ना इंट्रोडक्शन आपको देना है, तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, के एम मुंशी के अनुसार प्रेम्बल इज आर सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसकी क्या है? जन्म कुंडली है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश वाले में आप जो इंग्लिश का अपना रहेगा उसमें से उठा लेना। एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, सेक्रेड, पवित्र। तो अंबेडकर साहब के विचार भी बहुत पवित्र थे और पवित्र इसको डॉक्यूमेंट भी कहा गया, ठीक। अब मुंशी जी से आप कैसे याद रखोगे कि जो मुंशी हैं, मुंशी जी ये जन्म कुंडली वगैरह का भी काम करते हैं। तो बस कुंडली से आप याद रख लेना। बेरुवरी में घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। किसमें? बेरुवरी में। केशवानंद में तो बोला कि भाई इसमें तो है। गोलकनाथ में प्रेम्बल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आप किस में कहोगे? बोमई केस में, SR बोमई केस 1994। भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, तो भारत की प्रस्तावना, ठीक है। चलिए, तो भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो जस्टिस कितने प्रकार का है? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, 3 बोला गया ना, तो 3 आप टिक कर देना। ऐसे ही पूछ रहा है कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? न्याय, तो जस्टिस कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल ये तो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये धार्मिक भी नहीं है, रिलीजियस भी नहीं है, ठीक। आर्थिक न्याय, अब न्याय भाई देख लो आप कौन सा है। संविधान के किस उद्देश्य से आर्थिक न्याय, जो इकोनॉमिक जस्टिस है, वो किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? आपका DPSP से, क्योंकि अभी हम देखेंगे DPSP में लिखा हुआ है ना कि आर्टिकल 42 जब पढ़ते हैं कि देखिए ओल्ड एज में पेंशन देनी है, आर्टिकल 39 पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स नहीं होना चाहिए, कुछ हाथों में ज़्यादा संपत्ति नहीं आनी चाहिए। संविधान की उद्देशिका, वो संविधान का भाग है किंतु उसके अनेक भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ ना, जो एक आई, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि एक थर्ड आई डेवलप करनी है। तो देखिए मैंने आपसे बोला अगर एग्जामिनर को प्रेम्बल को सही तरीके से इलेबोरेट करना है तो उसको सबसे ज़्यादा इलेबोरेट करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को, तब वो सही तरीके से सही बैठ पाएगा। तो संविधान का भाग है, भाग तो है ही नहीं, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। तो अन्य भाग मतलब जैसे फंडामेंटल राइट है, ये तो एनफोर्सेबल है, तो क्या ऐसा ही प्रभाव रखती है? ऐसा तो नहीं रखती, ये इसके बेस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है। संविधान में दिया गया है अमुख न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, किस चीज़ को? अब ये अमुख के बाद क्या है हमें भी नहीं पता है, ये डिलीट कर दिया था क्वेश्चन यूपीएससी ने, ठीक है। कौन सा सही है इसमें? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है, मुझे नहीं पता कि देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, हमें नहीं पता। सामाजिक समानता संविधान से प्रत्यभूत है, तो इन दोनों में एक तरह से स्टेटमेंट है। अब आपको देखना है कि नहीं है या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, इक्वालिटी तो है, बस। शासन प्रणाली हम देखेंगे इसके बाद,
देन सारे आर्टिकल दिखते हैं। चलिए वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू।